यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। पहले तो सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दशहरा। आज जो टॉपिक मैंने उठाया है वो मैंने दशहरा के उपलक्ष्य में ही उठाया है। मैंने सोचा क्यों ना दशहरा से कंपेयर करके बच्चों को बताया जाए कि फ्रीडम होता क्या है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है, फ्रीडम, जो आपके चैप्टर 2 का पहला पार्ट है। ठीक है, हमें देखना है फ्रीडम होता क्या है, क्या क्या मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हैं फ्रीडम के। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले समझो, आज हम दशहरा मनाते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि दशहरा मनाने का रीज़न क्या होता है। सारे लोग जानते हैं कि भाई राम जी थे, राम जी के उनका लड़ाई हुआ, किन से हुआ, रावण से हुआ। भाई इतने दिनों के लड़ाई के बाद वो क्या हुआ, आज के दिन वो रावण को मारे थे। तो देखो कहीं ना कहीं क्या है, ये मैथोलॉजिकल जितने भी स्टोरीज़ होते हैं ना, वो हमें शिक्षा देने का, हमें नॉलेज देने का काम करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने रावण से क्या सीखा, ठीक है, या इस वॉर से मुझे क्या समझ में आया, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। क्या होता है, फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। आप किसी का फ्रीडम छीनोगे तो युद्ध छिड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि या तो उस समय की बात हो या तो आज की बात हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी एक इंसान के लिए क्या होता है, फ्रीडम होता है। आपने सुना होगा कि भाई रावण ने सीता का हरण कर लिया, सारा चीज़ उसी पे डिपेंडेंट है। अगर आप सोचो, रावण सीता को उठा के नहीं ले करके जाता, अगर सीता का फ्रीडम वायोलेट नहीं होता, तो क्या आज रामायण वैसे ही होता जैसे हम जानते हैं। कभी सोचना। ठीक है, चलो ज़्यादा हम लोग इन सब चीज़ों में समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फ्रीडम। बच्चे लोग, आपके बुक के हिसाब से फ्रीडम के बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं। सबसे आसान भाषा में अगर बोला जाए तो फ्रीडम बहुत हद तक मिलता जुलता है किससे, लिबर्टी से, या मैं बोलूँगा लिबर्टी करेक्ट वर्ड है आपके बुक के हिसाब से। किसके लिए, फ्रीडम के लिए। लिबर्टी आया है एक लैटिन वर्ड लिबर से, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब बच्चे लोग होता है फ्रीडम। ठीक है, तो सबसे पहले लिबर्टी आया या फ्रीडम है, कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, लिबर्टी आया है लिबर वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम। अब देखो फ्रीडम का मैंने कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, फ्रीडम का मैंने यहाँ पे कुछ क्या किया बच्चे लोग, डेफिनेशंस लिखा है। इसको किस तरीके से पढ़ना है, अगर कोई पूछे व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम होता क्या है, तो सबसे पहला चीज एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, तो देखो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम इजी लैंग्वेज में उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। कॉन्स्टेंट वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़, ठीक है, जिसमें रोक टोक हो, वो क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट कहलाता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे विदाउट कॉन्स्टेंट, मतलब क्या होगा, बिना रोक टोक के। हिंदी में मतलब क्या होगा इसका, बिना रोक टोक के। तो एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट यानी रोक टोक हटाना, पहला डेफिनेशन होता है बच्चे लोग किसका, फ्रीडम का। दूसरा मैंने क्या लिखा है, देयर इज नो एक्सटर्नल कंट्रोल। किसी भी इंसान पे बाहर से कोई क्या नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं बिठा सकता है। समझ में आया। नेक्स्ट चीज देखो क्या है, एक्सपेंडिंग एबिलिटी ऑफ पीपल टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब देखो ये चीजें, सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, कोई एक्सटर्नल कंट्रोल, कोई एक्सटर्नल पावर आपको कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही चीज़ यहाँ पे क्या है, इससे कनेक्टेड है। कैसे, तो देखो इंसान अपने एबिलिटी को क्या कर पाएगा, एक्सपेंड कर पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग बहुत बार क्या होते हैं, जाते हैं बच्चों का क्लासेस लेने के लिए स्कूल्स वगैरह में। तो अगर मैं किसी बच्चे को पहले दिन ही क्लास में बहुत ज़्यादा डांट दूंगा, बहुत ज़्यादा क्या कर दूंगा, डांट दूंगा, या वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा तो मैं उसे रोक दूंगा,
तो आपको क्या लगता है वो अपने एबिलिटी को 100% शो कर पाए क्या मेरे सामने या किसी के भी सामने? नहीं। तो वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा है कि अगर आप रोक टोक करोगे, किसी के फ्रीडम में बाधा बनोगे, ठीक है, किसी के फ्रीडम में रोक टोक करोगे आप, तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो अपने एबिलिटी को 100% कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, शो नहीं कर पाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है पर्सन कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। लोग बोलते हैं कि भाई अगर फ्रीडम मिलता है तो हर एक इंसान क्या करेगा, अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकता है। तो ये कुछ मैंने बेसिक, ठीक है, फ्रीडम का डेफिनेशन उठाया है आपके बुक से। एक बार फिर से आप देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट लिखना है फ्रीडम होता क्या है, तो सबसे पहले हम बताएंगे लिबर्टी। लिबर्टी वर्ड आया है लिबर वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम। पहले ये चीज़ हम बताएंगे, इसके बाद बताएंगे फ्रीडम होता क्या है। ये मैंने 4 चीज़ लिखी हैं, ये एकदम ध्यान से देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने वो देख लिया होगा। अब वो तो जनरल वर्जन था फ्रीडम का, हम लोग इंडियन वर्जन देखते हैं, ठीक है बच्चे लोग। इंडियन वर्जन में सबसे ज़्यादा कॉमन था क्या, स्वराज। हमने सुना है क्या, स्वराज, ठीक है। ये बना है क्या, 2 वर्ड से, स्व और राज। मीन्स क्या होता है, सेल्फ रूल। आपको अपने लाइफ में हर छोटे से बड़े डिसीजन का जिम्मेदारी क्या, खुद ही लेना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है, स्वराज, सेल्फ रूल कहलाता है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि हम लोग बहुत साल से क्या थे, ब्रिटिशर्स के मतलब गुलाम थे, ठीक है। तो उस समय क्या था कि बहुत सारी चीज़ें हम करना भी चाहते थे अपने लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए, लेकिन हम कर नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे में क्या नहीं था, सेल्फ रूल नहीं था। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, स्वराज से आया। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फ्रीडम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड। यहाँ पे फ्रीडम मांगा गया, यहाँ पे क्या, लिबर्टी या फ्रीडम मांगा गया, लेकिन कहाँ मांगा गया, किस फील्ड में मांगा गया, ये आपको समझना जरूरी है। पहला फील्ड था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। पहला क्या मांगा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें फ्रीडम दिया जाए। दूसरा चीज पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी सरकार के हिसाब से, सरकार बनाने का भी हमें क्या दिया जाए, फ्रीडम दिया जाए। तो ये 2 डिमांड थे जब हमारा देश आज़ादी के लिए, मतलब आज़ादी की लड़ाई में इन्वॉल्व था ना, तभी का ये 2 डिमांड था हमारा, क्या, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए। तो ये स्वराज का हमारा इंडियन वर्जन है। देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा है, आप सारे लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तिलक जी के बारे में। तो तिलक जी का क्या कहना था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्या बोला था उन्होंने, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर रहूँगा। उसमें उन्होंने ये चीज़ बोला था कि कोई भी इंसान स्वराज अटेन कर लेता है तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ रियलाइजेशन समझ जाएगा, सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया इंडियन वर्जन ऑफ फ्रीडम के बारे में। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग सारे लोगों ने साउथ अफ्रीका में एक रेशियल प्रैक्टिस चलता था अपार्थेड नाम का, वो आप लोग सारे लोगों ने सुना होगा। इसमें चलो एक बार मैं और रिकॉल करा देता हूँ, होता क्या था, गोरों और कालों के बीच में क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस क्रिएट कर दिया गया था। किसके, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, सही से बोलेंगे राजा के द्वारा। वहाँ पे ऐसा हाल था बच्चे लोग कि वहाँ पे अलग अलग सोसाइटीज़ बना दिए गए थे, बहुत पॉश सोसाइटी बना दिए गए थे वाइट पीपल्स के लिए, ठीक है, और बहुत स्लम टाइप का एरिया दे दिया गया था किनको, ब्लैक्स, मतलब जो ब्लैक पीपल्स होते हैं उनके लिए। तो स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक फ़ोटो दिखाया है उनके बुक पे। ये एग्जैक्टली बुक नहीं था, ऑटोबायोग्राफी था, जिसमें नेल्सन मंडेला जी ने बताया है। अच्छा सॉरी, मैं ये बताना भूल गया, नेल्सन मंडेला एक तरीके से बोलें तो इनको आप गांधी बोल सकते हो। कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका में ये जो रेशियल प्रैक्टिस चल रहा था, अपार्थेड जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसमें इसको हटाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया है, मेहनत किया है। तो इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में, ये एग्जैक्टली बुक नहीं है, ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो फिर से बात कहाँ आ गया बच्चे लोग, फिर से बात आ गया फ्रीडम पे। तो इन्होंने इस अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि इन्हें किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें छोड़ना पड़ा, ताकि इनका देश क्या कर सके, फ्रीडम अचीव कर सके। किस तरीके का फ्रीडम, वहाँ पे जो प्रैक्टिस चलता था वो था रेशियल प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या था, कलर के हिसाब से भेदभाव करना।
ठीक है, ये रेसिज्म कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चे लोग? रेसिज्म कहलाता है। अब देखो इन्हें 28 साल के लिए जेल में रहना पड़ा था। कितने साल के लिए? 28 ईयर्स के लिए। इन्हें अपने फेवरेट चीज़ों को क्या करना पड़ा था? गिव अप करना पड़ा। जैसे मैंने देखो लिखा था, इन्हें बॉक्सिंग करना बहुत पसंद था। क्या? नेल्सन मंडेला को बॉक्सिंग करना बहुत पसंद था। नए नए तरीके के अलग अलग वो क्लोथिंग का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, प्लस म्यूज़िक का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। इन्हें सब कुछ छोड़ के कहाँ जाना पड़ा? 28 साल के लिए जेल जाना पड़ा। किस चीज़ के लिए? जिस चीज़ को आज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए। समझ में आया? तो ये देखो, ये जैसे आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है। ये फ़ोटो है क्या? उनके बुक का। अब एग्जैक्टली आप इन्हें बुक नहीं बोलोगे, ऑटोबायोग्राफी बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नेल्सन मंडेला के बारे में क्लियर है और साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ चीज़ें कुछ बच्चे अगर नहीं जानते होंगे बहुत डिटेल में, तो ये 9th के NCERT बुक में हम लोगों ने अपार्थाइड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप एक बार 9th का बुक भी देख सकते हो। ऐसे मैंने आपको रफली बताया कि भाई वाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। बसेज अलग चलाए जाते थे, पार्क्स अलग थे, नॉर्मल पार्क्स में ब्लैक पीपल्स को जाना अलाउड नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी जिसे हम रेसिज्म बोलते हैं, वो अपार्थाइड के नाम से फेमस था। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। चलिए, आपने एक केस देखा साउथ अफ्रीका का, मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। कहाँ का? मैं आपको केस बताता हूँ म्यांमार का। म्यांमार की एक लीडर है जिनका नाम है ऑंग सान सू की, ठीक है। अब ये म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया है बर्मीज़ पॉलिटिशियन, तो म्यांमार की पॉलिटिशियन है, ठीक है। अब देखो ये 2021 तक, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रह चुकी हैं। कहाँ की? म्यांमार की, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन्हें क्या? हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इन्हें क्या कर दिया गया? हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अपने बच्चों से अलग कर दिया गया था इन्हें। इनके पति जो कि मतलब ब्रिटेन में थे, इन्हें उनसे मिलने जाने नहीं दिया गया था। और ये जानती थी कि अगर ये म्यांमार छोड़ करके ब्रिटेन जाती है अपने मरते हुए पति से मिलने, तो कभी वापस म्यांमार में नहीं आ पाएगी। ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा था? क्योंकि इनका मेन डिमांड क्या था? फ्रीडम का डिमांड था। किसका डिमांड था? फ्रीडम का। तो देखो ये दोनों केसेस हमें ये बताते हैं कि फ्रीडम के डिमांड के लिए लोगों को क्या क्या त्याग करना पड़ा। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग उस देश में, उस कंट्री में जन्मे हैं जहाँ पे फ्रीडम के नाम पे बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, इन्होंने फ्रीडम का ही तो डिमांड किया था। क्या किया गया? इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हाउस अरेस्ट आप लोग समझते हो क्या होता है? किसी एक फार्म हाउस या किसी पर्टिकुलर जगह में उठा करके, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ पे पॉलिटिशियंस को रख दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो लोग हेट्रेड ना फैलाएं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हेट्रेड तो नहीं फैला रही थी। यहाँ पे इनका मेन मोटिव क्या था? फ्रीडम। किन के लिए? म्यांमार के लोगों के लिए। ना तो ये अपने बच्चों से मिल पा रही थी, और इन्होंने आखिरी बार अपनी पति को भी नहीं देखा। सोचो इनके लिए फ्रीडम कितना मायने रखता होगा, ठीक है। अब इनके भी बुक का नाम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। नाम से समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को बोर्ड पे बुक का फ़ोटो भी मैंने दिखाया है। आप लोग बुक का फ़ोटो देखो, आप चेहरे से शायद पहचान भी जाओ इन्हें, ठीक है। बर्मीज़ पॉलिटिशियन है। तो इनके बुक का नाम क्या था बच्चे लोग? फ्रीडम फ्रॉम फियर। नाम से जैसे मैंने बोला क्लियर है। इनका एक ही चीज़ कहना था कि कोई भी इंसान अगर फ्रीडम अचीव करना चाहता है तो उसे अपने फियर के साथ लड़ाई करना पड़ेगा। उसे अपने फियर से क्या करना पड़ेगा? ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि उन्होंने क्या बोला था? फॉर मी रियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगर कोई एक इंसान हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहता है, तो उसे अपने फियर से क्या करना पड़ेगा? आज़ादी पाना पड़ेगा। यही इनके लिए क्या था? फ्रीडम का डेफिनेशन था। तो देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे दोनों केसेस बताए, फ्रीडम का डेफिनेशन बताया इन जनरल भी, और हमारे इंडियन वर्जन को भी मैंने कोशिश की आपको बताने का। अब यहाँ पे बात उठता है कि सर आज ऐसा हाल है क्या? हमेशा से इंडिया हमारा ऐसा था? तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। कितने सारे रिवॉल्ट्स के बाद ऐसे हुए हैं कि आज हम यहाँ पे फ्रीडम अचीव कर पाए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चैप्टर का पार्ट 1 हमारा क्या होता है? ख़त्म होता है। कुछ दिन बाद पार्ट 2 लाने का मैं कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाला है उसे अच्छे से पढ़ो, प्लस एक बार सोचो बैठ करके कि फ्रीडम का डेफिनेशन मेरे हिसाब से क्या होता है। कमेंट्स में मुझे बताओ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कहीं पे कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो आप बिल्कुल मुझे क्या करो, बताओ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा इसको इम्प्रूव किया जा सके, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा क्या है, हमारा मेन एजेंडा है ह्यूमैनिटीज़ को कहानी में कन्वर्ट करना, ऐसी कहानी में, ऐसी फिल्मी कहानी में कन्वर्ट करना कि जब हम चाहें तब उसे हम दोबारा किसी को सुना सकें, जब हम चाहें तब उसे दोबारा हम लिख सकें, वो एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। चलो, तो आज के लिए टाटा बाय, ध्यान रखना आप लोग अपना।